बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आपकी होस्ट सना हारून और वेक अप पाकिस्तान के एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। जी रोहित, बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। सना, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मुझे लग रहा है आज आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई है और बहुत खुश हैं आप, क्या वजह है? मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप देखें कराची में इस वक्त इतनी ठंड पड़ रही है, क्योंकि अगर कराची की बात करें तो आपको पता है कराची वाले बड़े हसास हैं मौसम के हवाले से। वो बातें भी खूब करते हैं कि कराची में ठंड नहीं पड़ती, हम क्या पहने, कैसे घूमें। जब पड़ती है तो इस तरह से पड़ती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती है। आपको पता है नाज़रीन कि आज सुबह से जो कराची का दर्जा हरारत है वो 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और रात गए थोड़ा सा नीचे भी हुआ था, फिर ऊपर आया। अब जैसे जैसे दोपहर और दोपहर का टाइम होगा तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर मगरिब के बाद जो है ठंडी हवाएं चलेंगी और दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाएगा। हवाओं का भी तनासुब आपको बताएंगे, उसमें भी हमने कमी देखी गई है। क्या कह रही हैं? और ये कि सिंगल डिजिट में आ गया है, आपका जो टेम्परेचर है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। और जो कराची का रुख कर लिया है साइबेरियन हवाओं ने, उसकी वजह से रात के औकात में स्पेशली बड़ी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और जो हवा में नमी का तनासुब है 48% है, जो कि 24 घंटे के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, ये कहना है महकमा मौसमियात का। तो सर्दी शदीद है, इंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी मेजर्स भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि उमूमन देखा यह जाता है कि जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती है स्पेशली कराची शहर में, तो उसके साथ साथ बीमारियां भी साथ साथ शुरू हो जाती हैं, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि वो फ्लू, कफ और ये फीवर वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और गर्म कपड़े नहीं पहने हुए होते, जिसकी वजह से वो ठंडी हवाएं जो है असरअंदाज आपके जिस्म पे और दिमाग पे हो रही होती हैं। फिर फ्लू होता है, बुखार होता है और फिर आप जो है बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह सना कह रही हैं कि ख्याल रखें, घूमें फिरें। दिसंबर का एंड चल रहा है, बड़े खूबसूरत अगर आप देखें ना ये जो लम्हात होते हैं ख़ास तौर पे साल के अख्ताम के, और इसमें सर्द मौसम जो है इसको जो है दोबाला कर देता है। लेकिन इस चक्कर में, घूमने फिरने के चक्कर में आप ऐसा नहीं है कि अपनी सेहत को मुतासर कर लें। अभी पब्लिक हॉलीडेज़ भी आ रहे हैं कराची में, बुध को, जुम्मे को और फिर सैटरडे एंड संडे। तो एक लॉन्ग वीकेंड कराची में पूरे पाकिस्तान में लोगों को देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में लोग क्रिसमस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बड़ा खूबसूरत कह लें कि ये दौरानिया चल रहा है। लोग पूरा साल दिसंबर के इन 10 दिनों का बाकायदा से इंतजार करते हैं और बड़ा प्लान करते हैं, क्योंकि विंटर ब्रेक भी हो गया है, जैसे अभी आपने कहा, इन 10 दिन की छुट्टियों का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और स्पेशली बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं क्योंकि प्लान किया हुआ होता है, स्पेशली समर वेकेशंस हो या विंटर ब्रेक हो, तो उसमें फ़ौरन पहले से प्लान कर लिया जाता है कि जी इन वेकेशंस को हमने कहाँ गुजारना है। क्योंकि स्पेशली कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो शहरी हैं, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े जवान हो, उनको स्नोफॉल देखने का बड़ा शौक होता है। तो लोग ऐसे इलाकों का रुख करते हैं जहाँ पे बर्फबारी देखने को मिले। और इसके साथ साथ सर्दियों को एंजॉय करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं और आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो के ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हो गए हैं और आपकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो कि चिलगोज़े सना मैंने सुना है बहुत एक्सपेंसिव हैं और वो हमेशा से एक्सपेंसिव। और मुझे तो लगता है हमने अपने बचपन में खाए थे, जो वो सेर होके खाते थे। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जिनको चिलगोज़े पसंद है, बाकी वो असल में उसका रीजन है, लोगों को पसंद होते हैं, खाना पसंद होता है, उसे छीलना पसंद नहीं होता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है इसको। क्योंकि मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ, हम भी जब छोटे थे तो होता ये था कि ज़ाहिर है वो जॉइंट फैमिली थी, तो सारे कज़न्स के वो बाकायदा वो होते हैं ना, जो माएँ होती हैं वो बाकायदा हिस्से बना के देती थी, ठीक है। अब वो होता था बड़े मेहनत से मैं छीलती थी, छील के कि एक साथ खाऊंगी ना, और मेरे कज़न आते थे, झपट्टा मारा और ये जा वो जा। तो ये चीज़ें होती हैं और बड़ा ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं बड़ी आपकी यादगार में रख लेते हैं। एग्जैक्टली, खासतौर पर मूंगफली हो, लड़के तो उनके जीन्स के पॉकेट्स या ट्राउजर्स के होते हैं, तो वो आराम से एक इधर रख लिया, एक इधर रख लिया और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एक एक खोल रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है इसमें। बिल्कुल। और आपने दिसंबर की बात की, बिल्कुल साल का अख्ताम की तरफ हम जा रहे हैं। दिसंबर भी अपनी आखिरी मराहिल में जा चुका है और ख़त्म होने वाला है, ठीक है। लेकिन इस पूरे साल की जो है आपकी बहुत अच्छी सी यादें होंगी, अच्छी अच्छी यादों को याद कीजिए, इस दिसंबर को एंजॉय कीजिए, इस सर्दी को एंजॉय कीजिए और अपने विंटर ब्रेक को भी एंजॉय कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम विंटर की बात करें नाज़रीन, हमने आपको सिंध का बताया, बलूचिस्तान का भी आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जो है दर्जा हरारत जो है वो मनफी हो गया है। और रात गए की बात करें, ख़ास तौर पे तालाब, जौहर और सड़कों पर भी पानी जो था वो जो पानी था वो जम गया है। अब रुख कर लेते हैं स्कर्दू और गिरदनवा में
سردی کی شدت برقرار ہے اور گزشتہ سال کی نسبتاً رواں سال میں برفباری ہونے کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں اور خشک سردی نے جھیلوں کو بھی جما کر رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اسکردو اور گردنواں اور اطراف میں ناظرین بہت ٹھنڈ پڑتی ہے۔ کراچی کی اور سندھ کی، بلوچستان کی، کوئٹہ کی سردی کچھ بھی نہیں ہے جو ہم اسکردو کی سردی کی بات کریں، اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی نظام وہاں پر اتنا بہتر نہیں ہے، اتنی آسانیاں نہیں ہیں، سسٹم اس طریقے سے نہیں بنا ہوا جس طرح سے دیگر شہروں میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جیسے جیسے سردی آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ جو ہے احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں۔ اب آپ نے جیسے کہا کہ اسکردو کی بات ہم گئے، اسکردو میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی شدید سردیاں ہیں، اور اسکردو بیسکلی ایک ٹورسٹ پلیس بھی بن گیا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام سے بھی اس حوالے سے بات کی۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو رخ کر رہے ہیں لوگ اسکردو جا رہے ہیں، زیادہ تر کراچی سے یا لاہور سے یا مری کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں بڑے ایک تو خوبصورت علاقے ہیں، پلس سردی کا موسم وہاں پہ انجوائے کرنے میں لوگوں کو بہت مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ ایک آپ کو چینج بھی مل جاتا ہے، آپ اپنی روٹین لائف سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اور لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ کراچی والے اگر چلے جاتے ہیں تو ان سے وہاں کی سردی زیادہ برداشت نہیں ہوتی، تو دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ جتنے دن کا پلان کر کے جاتے ہیں بعض اوقات اس سے جلدی بھی وہ واپسی کا رخ کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا عرفان نے۔ عرفان السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وقت میں گلگت بلتستان کی بہت ہی خوبصورت وادی اسکردو میں موجود ہوں۔ خاص طور پر آٹم کے سیزن میں اس کی رانائیاں اور خوبصورتی آسمان چھو رہی ہوتی ہے۔ یہاں آٹم کا سیزن اپنے عروج پر ہیں، سردی کی آمد ہے، پہاڑوں پر ہلکی بلکی برفباری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ درختوں کی پوشاک تبدیل ہو چکی ہیں، خوبانی، چیری اور بادام کے درختوں پر مختلف قسم کے رنگ برنگے پتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مناظر انتہائی دلفریب اور دیومالائی ہیں۔ یہ مناظر سیاحوں کو اپنی طرف توجہ مبذول کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت گلگت بلتستان سرمائی صاحب کے لیے اقدامات کریں تو یہ وادی دنیا جہاں کی سیاحوں کی آماجگاہ بن سکتی ہیں۔ اسکردو کے مختلف پہاڑوں پر دلفریب نظارے اس وادی کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اس کی خوبصورتی آٹم کے سیزن میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کتنی خوبصورتی سے بتا رہے تھے۔ اور عرفان شاہ، میرا دل چاہ رہا تھا اور ثنا کا یقیناً کہ ہم لوگ وہاں چلے جائیں جو آپ مناظر کر رہے تھے اور براہ راست آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ وہاں سے بھی خبر دینا، بتانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ دیکھا ناظرین کہ اسکردو اور گردنواں میں کتنی ٹھنڈ ہے، اور دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے، لیکن جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سردی میں کیسے خود کو مینج کر سکتے ہیں۔ بالکل ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اور جہاں سردی کی بات ہو رہی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ جیسے جیسے سردی بڑھتی جاتی ہے تو انڈوں کی مانگ میں بھی دیکھا گیا کہ بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بیسکلی انڈا جو ہے ایگ میں کافی پروٹینز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، وائٹامنس ہوتے ہیں، اور یہ سردی کے موسم میں اس وجہ سے اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو تھوڑا وارم رکھتے ہیں۔ تو لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انڈے تو آرگینک بھی ہوتے ہیں اور نارمل ایگز بھی ہوتے ہیں، کون سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں؟ ثنا، میں ایک چیز رکھنا چاہوں گا عوام کی نظروں میں، جو دیسی انڈا ہے وہ زیادہ مفید ہے، وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اگر فارمی 2 انڈے یا 3 انڈے بھی کھا لیں تو اٹس یوز لیس، جو رپورٹس بتا رہی ہیں اس کے اندر آپ کو وہ پروٹینز نہیں مل پاتے یا اس کی وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دیسی مرغی کا انڈا ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہی اصل انڈا ہے جو آپ کو سردی کے حوالے سے آپ کو گرم بھی رکھ سکے گا۔ آپ دیکھیں، اب انڈے میں بھی آپ جو وائٹ انڈے ہوتے ہیں بائلر مرغی کے، آپ اس میں آپ کو وہ چام نظر نہیں آتا، وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہے انفیکٹ کہ پہلے ایک انڈوں میں ٹیسٹ آتا تھا، کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، اوپر سے مہنگے اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ ایک مہنگی چیز بھی خرید رہے ہیں وہ بھی آپ کو بہتر طریقے سے کھانے کو نہیں مل رہی۔ تو بس بہتر یہ ہے کہ آپ اگر مرغیاں گھروں میں پال رہے ہیں چھتوں پہ، یا آپ کے پاس گارڈن ہے اور آپ کی وہ گھر کی مرغی دیسی انڈا دے رہی ہے تو وہ بہت اچھا ہوگا، یا آپ مارکیٹ سے دیسی انڈا خرید لیں۔ لیکن اب ہمارے شہر میں اتنا ایزیلی اویلیبل ہوتے نہیں ہیں، اور سنا یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ لوگ اس میں انڈوں کے اوپر کلر لگا کر یا اس طرح کی بھی رپورٹس ٹی وی پر آئی ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ 2 نمبر یہ۔ بہرحال انڈوں کے حوالے سے یہ ہے کہ انڈے اس وقت ملک میں مہنگے بھی ہو چکے ہیں، سردی میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ انڈے 360 سے لے کر 380 روپے فی درجن پہ فروخت ہو رہے ہیں۔ انڈوں میں کیا کچھ ہے، کہاں ڈیمانڈ ہے، کہاں نہیں ہے، منصور ضیاء نے ایک پیکج بہت خوبصورت سا تیار کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔
सर्दियों के मौसम में अंडों की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अंडों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। कराची की शहाबुद्दीन मार्केट, जिसे अंडों की होलसेल मार्केट भी कहा जाता है, वहाँ मुख्तलिफ इकसाम के अंडे दस्तयाब हैं, जिनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। देसी मतलब 3-4 किस्म के होते हैं। अंडा बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है और देसी भी होता है। अंडे की कीमत जो छोटा है 340 रुपये, बड़ा अंडा जो है 360 रुपये का रेट है। देसी जो ओरिजिनल है वो 700 रुपये है। जबकि बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी ने कहा हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। ये मार्केट भी बराए नाम ही होलसेल है। इतना कुछ खास फर्क नहीं है सर, 10-5 रुपए का फर्क है, इतना कोई खास फर्क नहीं है। आवाम चीख चीख के बोल के थक गई, हम क्या बोले, हमारे बोलने से क्या होगा। जहां अंडों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है, वहीं दुकानदार भी इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि सर्दियों में अंडों की मांग बढ़ने से कीमतें भी अपनी जगह बरकरार नहीं रहती। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ मंसूर जिया, 5 न्यूज़, कराची। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा और लोगों की शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं कि जैसे ही किसी चीज़ की, किसी भी अशिया की कीमत मांग में इजाफा होता है तो उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाती है, जो कि ये जो फूड अथॉरिटी वाले हैं उनको इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। क्या चेक एंड बैलेंस करेंगे सना? ये अब तो समझ लें कि अब लोग भी थक गए शिकायतें कर करके। अभी 2 महीने बाद रमज़ान आएंगे, आप प्राइसेस देखिएगा तो अफसोस इस बात का है कि जहाँ पर लोगों की आसानियों के लिए कमेटीज़ बनाई जाती हैं, महकमे बनाए जाते हैं, वही लोग बैठ के अब आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। करना उन्होंने कुछ भी नहीं है, चाहे सब्जियों की कीमतें हों, फलों की कीमतें हों, या जो खाने पीने के आपके दूध और डेयरी आइटम्स वगैरह जो होते हैं, जो आप कंज्यूम करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, किसी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आवाम भी बेबस हो चुके हैं, थक चुके हैं। किससे अपनी शिकायत करें, किससे अपने दिल की बात करें? बस अल्लाह तवक्कल ये मामलात चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच यही है कि चीज़ें बेहतर होंगी। और हुकूमत एक तरफ बोल रही है जी पॉलिसी रेट बड़ा अच्छा हो गया, हमने ये तीर मार लिया, स्टॉक मार्केट ऊपर चले गए, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी देखें, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आटा महंगा हो गया है, बुनियादी चीज़ें जो है, ठीक है, ये तेल आपके जो हो गया, जो रोज कंज्यूम की जाती है आपके किचन में है, वो सब चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। ये तो ऐसी चीज़ है, बच्चे भी पीते हैं, ये इतनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और उसकी प्राइसिंग इतनी हाई कर दी गई हैं कि लोगों की कीमतें खरीद से बाहर होती जा रही हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई प्राइसिंग के हवाले से, लेकिन रोयल हमने ये भी देखा है कि ठीक है अंडा जो है वो आपकी बॉडी को वार्म रखता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए आपके ख्याल में कि अगर वो अंडा नहीं खा सकते? और जैसे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अंडा अवॉइड करें खाने के लिए, लेकिन अब सर्दी है तो वो आपकी बॉडी को वार्म अप करें। आप कॉफ़ी ले सकते हैं, सूप में भी अंडा डलता है। नहीं, यखनी जो होती है, हाँ, यखनी एक बहुत अच्छा आपके लिए एक सप्लीमेंट कह लें, खासतौर पे जो लोग बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं और जिनको ठंड बहुत लगती है, तो आप वो यखनी पीजिए और देसी मुर्गी की पीजिए और आप मटन की यखनी बनाकर पीजिए, बहुत टेस्टी भी होती है। और आप यकीनन हमें घरों में हम देखते हैं कि जब पुलाव वगैरह बन रहा होता है तो थोड़ी सी यखनी अलग कर ली जाती है पीने के लिए, तो तो आप काफी कुछ चीजों से लगता है रोहेल आप वीकेंड पे जो है यही सब मैं बहुत खाने पीने का शौकीन हूँ। खाना चाहिए, आप खाएं पिएं, जिंदगी आपकी खूबसूरत रहेगी, आपको सब अच्छा लगेगा। वजन छोड़ दें, जितना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, जितना कम होना होगा कम हो जाएगा। आप ये मेरी तरफ इशारा करें, मैं डाइट पे हूँ, आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं ये सब चीजें खाना शुरू कर दूं। खुश रहें, ये सर्दियां दोबारा नहीं आएंगी। आप गाजर का हलवा जरूर खाएं सर्दियों में। अगर आपने सर्दियों की सौगात छोड़ दी ना तो फिर आपने कुछ नहीं किया जिंदगी में। आप लेकिन ये चीजें ऐसी है, गाजर का हलवा मजेदार बना हुआ, खूब अच्छी तरीके से इसकी बुनाई और गरम ड्राई फ्रूट्स हो और उसमें नहीं बलाई भी हो तो उसका मजा ही कुछ और। खोया तो पड़ता है वैसे मुंह में, लेकिन ऊपर से आप बलाई डाल के खाएं तो और मजा आएगा। जरूर ट्राई कीजिए। एग्जैक्टली। और बात कर लेते हैं सिंध में मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, और ख़बर ये नाज़रीन के सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए कोटा ख़त्म हो गया है। ये अपडेट आपको दें, बताएं कि सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए मुलाजमत कोटा ख़त्म कर दिया गया है। सिंध काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौदगी कोटा ख़त्म करने की मंजूरी भी दे दी है। तो ये इतला है, इस पे बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे हैं शकील नाइच ने, रिपोर्टर 5 न्यूज़। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फौदगी कोटा जो है ये ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह कबल एक फैसला दिया था कि अब जो है मरहूम मुलाजमीन की औलादों को फौती कोटा के तहत नौकरियां देना बंद कर दी जाए। वफाकी हुकूमत ने तो फौरी तौर पर अमल दरामद कर लिया। हुकूमत सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर बाकायदा एक समरी बनाकर वज़ीर आला सिंध को अरसाल की
वज़ीर आला सिंध ने इसको सिंध काबीना में रखा, सिंध काबीना ने मंजूरी दी, जिसके बाद जो नौकरियां देने का जो कानून है सर्विस रूल उसको कहा जाता है, सर्विस रूल में तरमीम करते हुए हमेशा के लिए फौती कोटा का मामला ख़त्म कर दिया और तमाम जितने फील्ड अफसरान हैं जो ज़िले सतह पर हैं, टाउन सतह पर हैं, तहसील सतह पर हैं, उन सबको मना कर दिया है कि आइंदा फौती कोटा का कोई भी केस अपने सेक्रेटरी को या चीफ सेक्रेटरी दफ्तर को या महकमे कानून को आसान ना करें, क्योंकि अब ये बाब बंद कर दिया गया है, जिससे कम से कम कुछ एक अंदाजे का मतलब 2 से 3 हज़ार अफराद मुतासर हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब ये हुक्म आया था तो उससे पहले 6-6 महीने पहले, साल पहले, 2-2 साल पहले के जो केस थे वो यहाँ इल्तवा में पड़े थे, इजलास नहीं होते थे, महकमा कानून उसमें कभी कभार रुकावट डालता था या कभी कभार ऐसी कानूनी जो पेचीदगियां ज़ाहिर करता था, तो वो जो है ना केस वो सारे हो गए। उसूलन होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अमल दरामद उसी रोज से होना चाहिए था जिस दिन से वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अब हुकूमत सिंध ने उस जितने दी नौकरी ठीक है, लेकिन जितनी इल्तवा में पड़ी थी वो सब की सब खत्म कर दी हैं, तो लिहाजा उन 2-3 हज़ार अफराद जो नौजवान हैं उनमें मायूसी फैल गई है। अच्छा ठीक है, शकील साहब ये बताइएगा कि ये जो फैसला किया गया है तो इसके पीछे कोई लीगल या फाइनेंशियल चैलेंजेस थे जिसकी वजह से ये फैसला किया गया, और ये भी बताइएगा कि इसका कोई स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, उन्होंने क्या वजह बताई कि अचानक ये फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मुझे सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे दरख्वास्तें लेने के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि भाई ये तो नाइंसाफी है कि एक हकदार अहल नौजवान जो आला डिग्री हासिल करे उसको आप नौकरी ना दें। एक बंदा मुलाजिमत करता है 20 साल नौकरी की, 25 की, 30 साल जितनी भी की, और दौरान मुलाजिमत अगर इंतकाल कर जाए तो उसके बच्चे को कोई जो है वो ना कोई एहलियत देखे, ना टेस्ट लें, ना कोई कंपटीशन हो, मुकाबले के इम्तहान भी ना उसको, वैसे उसकी सर कोटा पे नौकरी दें, तो उनका अहल जो मुलाजिम है उनका हक मारा जाता है। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील, उसके उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, अपील भी डिसमिस हो गई। तब जब अपील डिसमिस हो जाए तो उसके बाद वो जो हुक्म है ऑटोमेटिकली कानूनी बन जाता है, तो उस कानून को फिर हुकूमत सिंध ने भी नाफिज कर दिया। उससे ये ज़रूर होता है कि ज़ाहिर इतनी जितनी नौकरियाँ मिलेंगी उनको मुलाजमत मिलेगी, तनख्वाह मिलेंगी, अलाउंस मिलेंगे, मेडिकल अलाउंस मिलेंगे, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, वो तो इससे तो बचत तो होगी। बहरहाल जिनको 2-3 हज़ार जिनका केस पाइपलाइन में था, इल्तवा में था, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। उनको मुश्किल लगा कि फाइनेंशियल हुकूमत हो, सिंध हो या वफाकी हुकूमत, उनको फ़ायदा तो होगा माली तौर पर, बाकी इस तरीके से कोई आर्डर नहीं हुआ कि कितना माली फ़ायदा हो या कितना नुकसान, लेकिन यह है कि वो कानूनी ऑटोमेटिकली उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, शकील साहब ये बताइएगा कि वो फैमिलीज जो कि फौतगी कोटे पे उनको मुलाजमत दी गई हुई थी, तो अब उन फैमिलीज़ का क्या रिएक्शन है? क्या वो इस केस के अगेंस्ट जो है कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे? उन फैमिली से अगर आपकी बात हुई तो उनका क्या कहना है इस हवाले से, क्या रिएक्शन सामने आया उनका? जी देखें, सरकारी दफातर में वो लोग जो इस तरह की जिनकी दरख्वास्त थी, जिनके केस इल्तवा में पड़े थे, उन्होंने आके वहाँ पर पूछगछ की, मालूमात की, तो उन्होंने उनको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये ख़त्म कर दिया, लिहाजा अब आपका कुछ नहीं होता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील इसलिए दायर नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ अपील गई, अपील सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद हो गया। अब एक सिर्फ रास्ता है कि अगर वफाकी हुकूमत करे कि वो कौमी असम्बली में अगर कोई कानून साजी पेश करे और सेनेट में उसकी मंजूरी दे, तो उसके बाद ये दरवाज़ा खुल सकता है, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा जो फैमिली आ रही हैं उनको मुतलका सेक्शन के जो मुलाजमीन है वो उनको एक लफ्ज़ कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटा ख़त्म कर दिया, लिहाजा वो मायूस होकर चले जाते हैं। कई फैमिलीज का ये कहना है कि 1.5 साल 2-2 साल हमें हो गए, 3 साल हो गए, हमें धक्के खा रहे हैं, कभी महकमा कानून के पास, कभी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में एक रेगुलेशन विंग होती है, वो भी बुनियादी तौर पर एक कानूनी विंग होती है, उधर धक्के खाते हैं, मुतलका महकमे में धक्के खाते हैं, पुलिस में खाते हैं। तो उसके बाद हमें 2 साल में हमें कोई उसका सिला नहीं मिला और अब ये मायूसी मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला ही ख़त्म कर दो, तो वो मायूस होकर वापस चले गए। अब वो क्या कर सकते हैं इसमें? शकील साहब, लेकिन जिन लोगों का प्रोसेस में था ये सारा मामला, जिनकी एप्लीकेशंस जा चुकी थी, उनकी अब वो उनका फ्यूचर तो बड़ा अनसर्टेन हो गया है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली अब वो तो जिन लोगों का प्रोसेस में था उन लोगों को दे दी जाएंगी या यकसर तौर पे इसको ख़त्म कर दिया गया है?
नहीं, यही तो बता रहा हूँ कि हैरत अंगेज इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन से फैसला उस दिन से अमल दरामद हो रहा, 2 साल का इल्तवा में पड़ा हुआ केस वो भी खत्म, साल का इल्तवा में पड़ा हुआ वो भी खत्म, सारी प्रोसेस हो गए, सब चीज हो गई, मैं कानून इजाजत दे दी, चीफ सेक्रेटरी ने इजाजत दे दी कि छोटी मोटी कानूनी अगर पेशी भी है उसको मद्देनजर रखे बस सुप्रीम कोर्ट का फैसले को उन्होंने उसका जो है वो बहाना बना लिया है और बहाने को रखकर उन्होंने कहा नहीं जितने भी इल्तवा में पड़े सब के सब उन्होंने फाइलें बंद करके वो दाखिल दफ्तर कर दिए। उनका उसूलन उनको देना चाहिए था, लेकिन अब उनको उनका भी नहीं है। 2 साल से जिनका इल्तवा में पड़ा हुआ है वो भी सारा सिलसिला खत्म कर दिया। कहा कि अब हमने ये बाब ही बंद कर दिया, सेक्शन, यहाँ तक कि वो जो सेक्शन था वो सेक्शन ही उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो जो है 40 कोटा वाला तो तमाम सरकारी महकमों में 40 कोटा का जो सेक्शन होता था, सेक्शन अफसर होता था, क्लर्क होते थे, हेड क्लर्क, सब के सब वहाँ हटा दिए गए, अब वो सेक्शन ही नहीं है। ठीक है, और जिनके केसेस चल रहे थे उसका भी आपने बता दिया है पहले, तो बहुत शुक्रिया शकील आपके वक्त का, और आपने इस पे ब्रीफली नाज़रीन को हमें बताया कि अब क्या कुछ हो सकता है। फिल वक्त ये खबर है कि ये फौतगी कोटा ख़त्म करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इस पे अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या सब्सिट्यूट देती है, कि ऑल्टरनेटिव प्लान करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो काम करना ही है। और डेफिनेटली जो सरकारी मुलाजमीन हैं उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं जो कमेटीज़ के तहत अब से नहीं बल्कि 1987-88 के बाद से नाफिजुल अमल है, और कुछ 2007 या 2008 के बाद बनाए गए थे। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि ये सही दुरुस्त फैसला है? ये सना, मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त मुल्क में इतनी एक अजीब सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, और अनएम्प्लॉयमेंट ख़ास तौर पे कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस पे काम किया हुआ था कि जी फौतगी पे जो है उनकी औलाद को और बच्चों को सर्व किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकारी सतह पर नौकरियाँ इतनी आती नहीं हैं, जो आती हैं पहले से बंदर बाट हो जाता है मामला, आपको पता है, फिर उस पर पैसे भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरिट की धज्जियाँ तो इस मुल्क में कब से उड़ी हुई हैं। और दूसरा कि जो दीगर जगहों पे अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पर भी इतनी भरपाई हो नहीं पा रही, और स्टार्टअप्स के नाम पर भी लोग आपके पास कम है। तो इस वक्त एक मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि बढ़ती हुई महंगाई है, और लोगों का इस वक्त जो है वो पूरा करना, एक्सपेंस पूरा करना, अपना कॉस्ट निकालना, ज़िंदगी की गुजर बसर करना एक आसान काम नहीं है। तो एक अफरा तफरी चल रही है। बस हम यही सोच सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि इस मुल्क पे अल्लाह ताला अपना रहम करे, और ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है इन्होंने आगे जाके मुल्क को सर्व करना है। अगर ये इनको कोई काम नहीं मिलेगा, इनको सही रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये कैसे अपनी मंजिल का तयन कर सकेंगे, कैसे चल पड़ेंगे। तो आप देखें ना, एक तरफ हम नारकोटिक्स और ड्रग्स की बात करते हैं, यही सारे वो बुनियादी फैक्टर्स हैं। जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो आपका जो नौजवान है वो दूसरे कामों में लगेगा, और नेगेटिव होता है आपका माइंड, और फिर वो आपको पता है कि दूसरी जगहों पर आप कैसे ज़्यादातर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हो। फिर उससे निकलना आपके लिए चैलेंज होता है, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपना वक्त भी लगाते हो, पैसा भी लगाते हो, लेकिन फिर भी नताइज नहीं मिलते। तो ये बड़ा कमाल है कि जिन लोगों के साथ मामलात ज़िंदगी बेहतर है वो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करें। जो है जैसा है, थोड़ा है कम है, उसमें ही आपने गुजर बसर करना है। बड़े की ख्वाहिश रखें, बिल्कुल रखनी चाहिए। बड़े की ख्वाहिश रखेंगे तो आप अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं यशमीरा जान, उनका निकाह हो गया है। हम अपनी पूरी टीम की जान से आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। अभी उनका निकाह हुआ है पहले। जी, अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुआ है, और अदाकारी छोड़ रही हूँ, ये कहना था यशमीरा जान का। उन्होंने ये भी कहा कि सीनियर अदाकारा शबीर जान और अदाकारा फरीदा शबीर की साहबजादी अदाकारा शबीर जान ने 6 माह बाद वाज़ेह किया है कि उनकी रुखसती नहीं हुई, उनका सिर्फ निकाह हुआ है। मुझे एक बात की बड़ी हैरत है, ये बड़ा पर्सनल मैटर है। कोई अगर शोबिस छोड़ना चाहता है, अपना काम ख़त्म करना चाहता है, शादी के बाद सना आप अपनी ज़िंदगी क्यों बदलते हैं? मतलब आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सामने वाले को उसी तरह से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। आपका चाहे जो भी शोबा हो, जो भी आपका काम हो, मतलब शोबिस इज ऑल अबाउट कि यहाँ से बुराई लोग समझते हैं, लेकिन आप दीगर सेक्टर्स को भी देखें तो वहाँ पर भी रिसोर्स का प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशंस को हमारे यहाँ बुरा कह दिया जाता है। मेरी एक बड़ी डिबेट है, इंस्टीट्यूशंस नहीं देखें, कोई भी जगह या इंस्टीट्यूशंस बुरे नहीं होते, लोग अच्छे बुरे होते हैं। शादी के बाद शोबिस छोड़ देंगे। तो मेरा एक बड़ा सवाल है कि आप किसी को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो आपने उसको जहाँ से एक्सेप्ट किया वहाँ से लेकर आए। चीजें गलत हैं तो उसको सही करना आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि माशरे की भी जिम्मेदारी है। लेकिन फोर्सफुली जब
جبرن یا کسی رشتے کے خاطر اس رشتے کو بچانے کے لیے خود کو بدل دینا یہ انصاف نہیں ہے. لیکن لیکن روہیل یہ صرف میڈیا انڈسٹری کا ہی نہیں ہے, آپ کہیں پر بھی جاب کر رہے ہوں, میں خواتین کی بات کروں گی, وہ کہیں پر بھی کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہوں, تو ان کے لیے یہ ڈیسیجن لینا بہت لازمی سمجھنے آپ کے ہوتا ہے کہ لیکن اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑتی ہے. یہ صرف میڈیا انڈسٹری کا نہیں ہے, اگر آپ کسی دوسرے سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ خواتین جی شادی کے بعد اپنی جاب چھوڑ دیں. ایک ڈاکٹر ہے لیٹس سے, ٹھیک ہے, اس نے کتنے سال محنت کی, کتنا پیسہ اس کا انویسٹ ہوا اس کے پیرنٹس کا اس کے پیچھے, ٹھیک ہے, اور وہ جب وہ کمپلیٹ ڈاکٹر بن جاتی ہے obviously شادی ہونی ہے اور یہ بہت ہی مقدس فریضہ ہے جسے ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے نزدیک بھی بڑا پسندیدہ فعل ہے یہ. لیکن جب شادی ہوتی ہے تو وہ جو سسرال کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی آپ نے خیر بات کرنا اپنے پروفیشن کو, وچ از رانگ, مطلب یہ غلط ہے. ہاں آپ اس کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں, ہاں, لیکن اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے پروفیشن اور اپنی جو آپ کی لائف ہے اس کو اگر آپ پیرالل لے کے چل سکتے ہیں تو وائی ناٹ, کہ نہ آپ کا پروفیشن ڈسٹرب ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی فیملی ڈسٹرب نہ ہو. تو بس وہی والی بات ہے کہ آپ کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی چاہیے. سنا, I'm sorry to cut you off, ہمارے معاشرے میں دو بڑے پرابلم ہیں. لڑکا لڑکی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ارینج میرج ہے, لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھیں. اس سمجھنے کے دوران سسرال ان لاس کا بھی آپ کو پریشر ہوتا ہے کہ ساس سسر یہ سارا ایک سمجھ لیں کہ پاکستان میں کلچر کی وجہ سے آج کل کی جو شادیاں ہیں وہ سروائیو کر رہی ہیں. تو جو لڑکا لڑکی اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور آسان کام نہیں ہے کسی کے ساتھ ساری زندگی کا کمٹمنٹ کرنا, پھر اس کو سمجھنا اور دو دماغوں کو سمجھ کے آگے لے کے چلنا بڑا چیلنجنگ ہے. عادتیں فطرتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. اور ایک اور بات ہے روہیل کہ دیکھیں جب ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو صرف ایک لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی, دو فیملیز دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. اب ایک لڑکی ظاہر سی بات آئی ہے, اب جو اس کا سسرال ہے, جو اس کا ہسبینڈ کی فیملی, جو امیجیٹ فیملی ہے, اس میں لیٹ سے اگر 7-8 لوگ رہ رہے ہیں اس گھر میں, تو 7-8 جو لوگ ہیں ان کی اپنی جگہ, ان کی اپنی پلیسنگ ہے, انہیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنا. لیکن وہ جو لڑکی آئی ہے اسے ان 7-8 لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بنانی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو فیملی ہے, جو ان کے ان لاز ہیں, وہ ان کو پورا اسپیس دیں, ان کو ٹائم دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اوور نائٹ لڑکی آپ کے ماحول میں چینج ہو جائے گی, آپ کے باتوں میں, ہاں, اور وہ جی رات میں جب سو کے اٹھی ہے تو بالکل آپ کے معیار کے مطابق یا آپ کی سوچ یا آپ کے رہن سہن کے مطابق. ایسا نہیں ہوتا. اس لڑکی کو بھی اسپیس دیں, اور پلس لڑکیوں کا بھی کام ہے کہ آپ بھی ہر چیز کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں. اب یہ دیکھیں کہ اب شادیاں صرف دکھاوا ہیں. بالکل, پیپل آر مٹیریلسٹک. لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا مفاد ہوتا ہے فائنینشیل ایکسپیکٹ سے کہ جی جہیز میں کیا دے رہے ہیں, اور نکاح میں وہ جو لکھوایا جاتا ہے کہ آپ کا کتنا پیسہ آپ کو ملے گا, وہ ساری چیزیں, حق مہر, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم سوسائٹی میں. لیکن روہیل میں نہیں سمجھتی تھی کہ کسی بھی مطلب اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات کی جائے تو شادی سیف کرنا یہ حق مہر اس کی گارنٹی تھوڑی. آپ لاکھوں روپے اپنا حق مہر رکھوا لیں, کروڑوں روپے رکھوا لیں, لیکن کیا گارنٹی ہے؟ لوگ پراپرٹیز رکھواتے ہیں, گاڑیاں رکھواتے ہیں. ایگزیکٹلی, کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ وہ رشتے کی ضمانت تھوڑی ہے کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. رشتہ خراب آپ کی اختلافات سے ہوتا ہے. انٹینشن سے سمجھ میں آ رہی ہے نا جب آپ اتنی زیادہ چیزیں کاسٹ رکھ رہے ہیں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں, اسپیشلی لڑکی کے گھر والوں کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ حق مہر رکھوائیں گے ہماری لڑکی اتنی زیادہ سیف ہوگی, جو کہ بہت غلط سوچ ہے. دو چیزیں ہیں, آپ حق مہر آپ کا مناسب ہونا چاہیے, پلس لڑکے والے جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں. کیونکہ دیکھیں ایک جو ماں باپ ہے اپنا دل کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بیٹیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں, اور آپ کو کیا چاہیے ان سے. اور دیکھیں چیزیں تو آنی جانی چیزیں, اصل چیزیں ہوتی ہیں رشتے. ان رشتوں کا جو احترام ہے وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے, اور ٹالرنس ہونی چاہیے دونوں طرف سے. دونوں طرف سے ٹالرنس ہونی چاہیے. وہاں پر لڑکی خود کرایہ کے گھر پہ رہ رہی ہے, لیکن لڑکا ان کو چاہیے اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے, سرکاری نوکری ہونی چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, تو یہ ساری باتیں بھی نہیں, اور شارٹ فیملی ہونی چاہیے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ہوتا ہے کہ جی جب کوئی پروپوزل آ رہا ہے تو اب لڑکیاں باقاعدہ وہ پورا پروفائل بنا کے بھیجتی ہیں, ان کی ڈیمانڈز جاتی ہیں کہ جی مطلب مختصر فیملی ہو, بہت لمبا چوڑا خاندان نہیں چاہیے ان کو, مختصر فیملی چاہیے. پلس اور صحیح بات ہے, مسز خان صحیح کہتی ہے نا کہ یہ خود کون سے گورنر کے گھر میں لگی ہیں اور سسرال میں ان کو کام نہیں کرنا. نہیں, دونوں طرف سے ہوتی ہیں, دونوں طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. تبھی دیکھیں میاں بیوی کو کہا ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. بالکل, تو وہ 2 پہیے اسی وقت چلیں گے جب دونوں میں بیلنس ہوگا. اور اگر آپ کو دیکھیں ایک اور چیز ہے, اسپیشلی میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے والے سے بات کروں گی, آپ کو ایک دوسرے کو
रिलेशनशिप में स्पेस देने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखेंगे तो देखिए वही वाली बात है, स्प्रिंग को आप जितना दबाते हैं ना तो वो उससे दबा रहता है, जहाँ आपने हाथ उठाया वो उतनी फोर्स से ऊपर उछल के आता है। क्या मिसाल दी सर। बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो आपको चाहिए कि आप रिलेशनशिप्स में स्पेस दीजिए, कि आपको सांस लेने की स्पेस होना चाहिए उसको। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको लगे कि आपका दम घुट रहा है तो इट्स मीन कि वो आपका रिश्ता एंड हो गया है। चले मौजूद शादी का निकला है, आजकल सोशल मीडिया पे देखें जिनके पास फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, जिस तरह का ट्रेंड हो गया है, शादियों में पैसा उड़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं और बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, माशरा किस तरफ जा रहा है? ये चीज़ें ये सही बिल्कुल है? गलत है। देखें ये उन लोगों के लिए बड़ा तकलीफ दे जो ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते। और वैसे भी देखें इस्लाम में बहुत ज़्यादा शो ऑफ का तो अल्लाह ताला ने वैसे भी नापसंद फरमाया है। तो आपके पास ठीक है, आप खुशियाँ मनाइए, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपका जो दिल चाहे आप करें, लेकिन उसको थोड़ा आपके ट्रेंड क्योंकि चल गया है, इस ट्रेंड के अगेंस्ट बातें होनी चाहिए। इसको आप इनकरेज ना करें, इसको एक्सक्यूज़ मी डिस्करेज करें, क्योंकि जो लोग, जो फैमिलीज ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लड़कियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनका भी कि दिल खराब होता है, हसद बढ़ रही है, लोग हासिल हो रहे हैं। और अब जिनके पास बैकग्राउंड से पैसा है, जिनके पुश्ती जिनके पास पैसा है, वो उनको ज़रूरत भी नहीं है। जो नए नए पैसा जिनके पास आ रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि रखना कहाँ है, करना क्या है, करना दिखाना कैसे, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक कश्मकश में गुजरी है, एक अफरा तफरी में गुजरी है, और अल्लाह ताला ने बस करम किया तो ऐसा किया कि इतना सारा दे दिया। अब उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, ये बड़ा आर्ट है नाजरीन। और तो ये हर किसी, देखें अल्लाह ताला ने किसी को नवाजता है तो उसको किस तरीके से लेकर चलना है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया कि जिनके पास वो जद्दी पुश्ती जो है, वो उनके पास दौलत है, तो वो लोग शो ऑफ नहीं करते क्योंकि उनके लिए ये चीज़ नई नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके पास नया नया पैसा आता है तो उनका समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरीके से एक्सपोज करें अपनी चीज़ों को। बड़ा क्लियर है ना, वो पैसे को रोल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, अच्छे काम हो रहे होते हैं। इस तरह से पैसा लुटाया या बर्बाद नहीं किया जाता, ये बहुत बाद में एहसास होता है जब आप थोड़ा टाइम गुजार चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताएंगे फैसलाबाद के हवाले से। कराची के हवाले से बात कर ली और पाकिस्तान के गिरदोनवा के हवाले से बात कर ली। अब फैसलाबाद शहर की बात करेंगे। फैसलाबाद में कस्टम हाउस से 2 करोड़ 40 लाख के नॉन कस्टम सिगरेट चोरी हो गए हैं। नाज़रीन, आपको बताएंगे कस्टम अफसरान के खिलाफ 2 बड़े इदारों में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्ज़िमान कानून की पहुँच से दूर हैं। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा सलमान सामी की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद के इलाका गुलाम हमदाबाद की हदूद में वेयर हाउस से 2 करोड़ 40 लाख के नॉन कस्टम सिगरेट चोरी होने के मामला पर कानून नाफिज करने वाले 2 बड़े अदारे बौखलाहट का शिकार हैं। माल इनका दिन को भी आता है, रात को भी आता है, उसे अंदर भी ले जाते हैं, उससे कोई एक आधा कार्टून बाहर भी चला जाता है। रात के वक्त हुई है तो इस बात का यानी कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया तो चोरी कब हुई है। रात को ये, उसके बाद किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जराये के मुताबिक FBR के डायरेक्टर ने सिगरेट चोरी की वारदात में मुलव्वस कस्टम के 5 नामजद जबकि 3 नामालूम अहलकारों के खिलाफ थाना गुलाम हमदाबाद पुलिस को मुकदमा के इंदराज के लिए इस्तगासा जमा करवाया और दूसरी दरख्वास्त FIA हुकाम को जमा करवा दी। दोनों अदारों में मुकदमात के इंदराज होने के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और मुल्जिमान अभी भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। फैसलाबाद की पुलिस और FIA पुलिस, इन पर हैरानगी भी है कि ये आम जो छोटे चोर हैं उनको तो पकड़ने में देर नहीं लगाते, लेकिन ये करोड़ों रुपए के कौमी ख़जाना जो लूटा गया है और इसमें नकब लगाई गई है तो उनको ये छोड़ रहे हैं। और हैरत की बात ये भी है कि एक जो चोर हैं वो अभी तक ड्यूटी पे भी मौजूद हैं, उनके ऊपर FIR कट चुकी है और उनके बाकायदा उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है कि क्या वजह है कि ये गिरफ्तार नहीं कर रहे। दिलचस्प बात यह है कि कानून नाफिज करने वाले 2 बड़े अदारों ने बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ एक ही वक़ूआ के 2 मुकदमात तो दर्ज कर लिए, मगर करोड़ों रुपए की वारदात में मुलव्वस मुल्जिमान को कौन पकड़ेगा। मुकदमात दर्ज होने के बावजूद दोनों तफ्तीशी अफसरान का किसी किस्म की कार्रवाई न करना अदारों की पॉलिसी और कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ सलमान सामी, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, ये सिचुएशन है कस्टम वेयर हाउस की। आप देखें कि किस तरह से ये सारा सामान जो है आगे पीछे हुआ है और इस वक्त सिचुएशन भी आप देखें कि कोई पूछने वाला नहीं है और इसकी जो मालियत है करोड़ों में है, तो ये कोई आसान हदफ नहीं है। डेफिनेटली कोई आपको सेफ पैसेज मिला होगा, चीज़ें हुई होंगी और चीज़ें हो गई।
ورنہ سرکاری سطح پر اس ویئر ہاؤسز تک کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. تو اور مقدمہ درج ہونے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر کہ جب اتنی بڑی غبن ہوا ہے اور اتنی کروڑوں میں کی مالیت میں اس طرح کی چوری ہوئی ہے. اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ سیف پیکج ملا 2.4 ہوگا. ملین کوئی آسان پیسے نہیں ہیں یہ. اور اس کی جو مالیت ہے سگریٹس کی آپ دیکھیں نا، اب اس کے بعد وہ پھر کہاں بکیں گی، کہاں پر اس کو بھیجا جائے گا، یا یہیں پہ اس کو ایکسپینڈ. اور آپ کو پتہ ہے اس کو آپ اسٹور بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی خراب ہونے والی چیز تو نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ انٹرنلی یہ چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آگے تک بات جاتی ہے، جب بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. بالکل. تو یہ والی سچویشن ہے. ناظرین اس پہ ویسے ڈیٹیلز لیں گے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بیورو چیف ہمارے سجاد حیدر ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور وجوہات پوچھیں گے کہ اب تک مقدمہ درج کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور کیا اس پہ تانے بانے اس کے کہاں سے مل رہے ہیں، یہ کیسے چوری ہو گیا، کوئی فوٹیج وہاں سے نہیں نکلی. مقدمہ درج ہو چکا ہے، مقدمہ درج ہونے کے بعد کارروائی نہیں کی گئی ہے. اچھا بالکل. معذرت، 2 مقدمے اس پہ بڑے کسٹم افسران کے خلاف 2 بڑے اداروں میں مقدمے درج ہونے کے باوجود بھی کارروائی نہیں ہو رہی. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا سلسلہ اس کا ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے. سینسیٹیو میٹر ہے لیکن کتنا حساسیت ہے. فیصل آباد میں کسٹم ہاؤس میں 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کے نان کسٹم سگریٹس کی چوری ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم نے رپورٹ بھی دیکھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ مقدمہ درج ہونے کے باوجود جو ہے کارروائی نہیں کی جا رہی. تو آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ مقدمہ درج ہونے کے باوجود کیوں کارروائی نہیں کی گئی؟ اور بالکل اسی پہ مزید تفصیلات لیں گے. بیورو چیف فیصل آباد سجاد حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے. سجاد السلام علیکم. سجاد بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، اور ساری چیزیں منظر عام پر بھی آ گئی ہیں، مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، کارروائی کیوں عمل میں نہیں آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی پھر جب محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو انصاف ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. یہ 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کے نان کسٹم سگریٹ پاکستان آف گورنمنٹ کا مال جو تھا وہ چوری ہو گیا. اور اس کے بعد جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی ایک نہیں بلکہ 2 FIR کاٹی گئی ہیں. ایک تھانہ غلام محمد آباد میں پولیس نے کاٹی FIR، FIA نے اپنے سرکل میں کاٹی ہے. 2 FIR کٹنے کے باوجود ابھی تک ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی گرفت میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قبل ضمانت گرفتاری جو ہے وہ لے رکھی ہے، انہوں نے ضمانتیں عدالت سے کروا لی ہیں. مگر اس کی تفتیش جو ہے وہ دونوں اداروں کے سربراہان سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس کی تفتیش کس طریقے سے کی جائے. 2 مقدمات درج ہونے کے باوجود جو ہے اس کی تفتیش نہیں ابھی تک مکمل کی جا رہی ہے. 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کے نان کسٹم سگریٹ جو ہے وہ ویئر ہاؤس، سرکاری ویئر ہاؤس سے غائب ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں. اس کے نہ ہی کوئی CCTV فوٹیج منظر یہاں پہ آ رہے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی ادارے کا سربراہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ کوئی اپنا موقف دینے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے. کئی بار ان سے رابطے بھی کیے کہ اس حوالے سے آپ اپنا موقف دیں تاکہ پتہ چلے کہ کون چور ہے، کس لوگوں نے یہ اتنی بڑی مالیت کے جو ہے وہ سگریٹ چرائے ہیں اور کہاں پہ گئے ہیں. اس اپنا موقف دینے سے سارے قاصر ہیں. اور ہماری انویسٹیگیشن رپورٹیں ٹیم نے جب وہاں کا رخ کیا تو وہاں پر بھی ان کو کوئی خاص طرح کا ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا. ٹال مٹول کرنے کا انہوں نے طریقہ اپنایا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے بہت اچھے حقائق اس عوام تک پہنچائے ہیں. اور یہ مقدمہ 8 نومبر 2024 کو ویئر ہاؤس میں نان کسٹم سگریٹ ہیں جن کی مالیت 2 کروڑ 40 لاکھ ہے. ٹھیک ہے سجاد، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 2 نومبر کو یہ مقدمہ درج کیا گیا، اب کافی ٹائم گزر، 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، 2 FIR بھی کاٹی گئی ہیں، تو آخری ٹال مٹول سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ اور جو ملزمان ہیں ان کے بیک پہ کوئی آبویسلی کوئی نہ کوئی تو ان کو بیکنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مقدمہ درج ہونے کے باوجود کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. اور وہ جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا وہ ملزمان کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل ثنا، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب سرکاری معاملات ہوتے ہیں تو ان کی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، اور اس میں 5 نامزد ملزم کیے گئے ہیں جن میں محمد رمضان ہے سپاہی، یہ ویئر ہاؤس میں اس کی ڈیوٹی تھی. اور سیکنڈ پہ ہے آفس سپرنٹینڈنٹ محمد آصف ویئر ہاؤس کا، اس کا نام اس FIR میں درج ہے. عبداللہ سمیت 3 نامعلوم جو ہیں وہ اس FIR کے ملزم ہے. اور اس کی جو مدعیت ہے وہ اشتیاق احمد کی مدعیت میں یہ FIR درج ہوئی ہے. اور اس واقعے کی ساری جو ہے وہ چھان بین کی جا رہی ہے، مگر صحیح حقائق جو ہیں وہ ابھی تک نہیں سامنے لائے جا رہے. اور 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کے جو سگریٹ ہیں وہ کچھ چھوٹی اماؤنٹ یا عام کوئی چھوٹا سا پیکٹ نہیں تھا جو چرا لیا گیا، وہ اچھے خاصے کارٹن تھے اور ان نے بذریعہ گاڑی میں اسے کہیں شفٹ کیا گیا ہے.
اور جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، جب حکومتی ادارے جب اس میں انوالو ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر کسی اور آدمی نے یا کوئی چور جیسے مال لوٹ کے لے جاتے ہیں، پھر اس کو دبایا نہیں جاتا بلکہ ان کو منظر عام پر لایا جاتا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ادارے اپنے ہی اہلکاروں کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کاٹی، اور اب ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کو معاملے کو جو ہے وہ لمکایا جا رہا ہے تاکہ صحیح حقائق جو ہے وہ عوام تک نہ پہنچ سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بیورو چیف سجاد حیدر فیصل آباد کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. 2 مقدمات ناظرین درج کر لیے گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کارروائی عمل میں نہیں آ رہی، اور اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ کس وقت یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور کیسے پتہ لگے گا. آسان ہدف نہیں ہے. 2.4 ملین کے یہ ہائی کوالٹی سگریٹس ہیں جس کی خورد برد ہوئی ہے، جو اندر ہی اندر جو ہے چوری کر لیے گئے ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ ایلس کی جو معاملے کی اب تہ تک جانا ہوگا، اور ہمیں اپنے اداروں پر یقین ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن طریقے سے ہو جائے گی. ٹائم لگے گا لیکن چیزیں پتہ لگ جائیں گی. یہ اس نوعیت کے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں، بالکل یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں اسی سچویشن میں کہ دوسرے ممالک کی، دبئی کی بات کر لیتے ہیں، جہاں آپ نے دیکھا کہ دبئی جیسی جگہ پر پاکستانیوں نے ملک کا نام اتنا بدنام کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے بھیک مانگی ہے، کچھ لوگوں نے ویزا پالیسیز کو بھی جو ہے سبوتاش کیا ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی بیڈ امیج بلڈنگ کریٹ کی ہے ان پاکستانیوں نے، اس کی مثال ماضی میں بھی نہیں ملی اور ابھی بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. لیکن ایک اور معاملہ ہے سنا جو کہ بڑا تکلیف دہ ہے. بالکل، بینگ اے پاکستانی یہ بڑا بہت افسوس ہوتا ہے، بڑا شیمفل فیل ہوتا ہے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ دبئی میں 4 پاکستانیوں نے 4 انڈینز کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا، اور باقاعدہ پولیس کی وردی پہن کے، اور ان پہ یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، ان کو کڈنیپ کیا. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا ریزنز تھے، کیوں ان کو یہ اس طرح سے کڈنیپ کیا گیا؟ کیونکہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور آپ کی جو کنٹری کی جو ساکھ ہے وہ بھی داؤ پر لگی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دبئی انتظامیہ نے تقریباً 4,500 پاسپورٹس جو ہیں وہ بلیک لسٹ کر دیے گئے ہیں. تو پاکستان کے لیے بڑا بڑی بہت افسوسناک معاملہ ہے کہ اب جو ہائر پوزیشن پہ لوگ انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے دبئی میں اور سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، اب ان کو بھی برخاست کیا جائے گا، ان کو شک کیا جائے گا، ان کا ٹرسٹ لیول متاثر ہوگا. جس میں اب لابنگ کی لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی انڈین لابنگ ہے یا کچھ بھی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ویکیوم چھوڑا ہے اور اتنی بدنامی کر دی اپنے ملک کی اور تمام ریسورسز کی جو آلریڈی وہاں پر گزر بسر کر رہے ہیں، کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے لیے مشکلات ہوں گی، ان کو بھی جو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ صرف ایک کرمنل کیس نہیں ہے، یہ 2 ممالک کی اگر کلچرل اس کی بات کی جائے، ظاہر انڈیا اور پاکستان ویسے ہی ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں اور یہ دنیا بھر میں یہ بات معلوم ہے. اوپر سے اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا، اس طرح کے کرمنل ایکٹیویٹیز کرنا، یہ اس سے یہ بہت ہماری سارے ڈھیل ہے سنا. یہ خارجہ پالیسی پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ خارجہ پالیسی پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس معاملے کو، اور ایسا ہو بھی رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. ریسورسز تو اپنا کام کریں گے تو اس پہ سختی کرنی چاہیے، سخت پالیسیز مرتب کرنی چاہیے، اور اسکروٹنی پروسیس ہمارا جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے کہ یہاں سے جو بھی دیگر ممالک میں جا رہے ہیں ان پہ سختی کی جائے. بہرحال دبئی میں 4 پاکستانیوں کو 2 بھارتی شہریوں کو اغوا کرنے اور لوٹنے کے جرم میں 2 سال قید کی 10 لاکھ درہم کے مشترکہ جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے. یہ آپ انڈین میڈیا اٹھائیے جس طرح سے وہ پاکستان کی دھجیاں اڑا رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ افسوسناک ہے. اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی، اس کو صحیح کرنے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں. ہماری افواج ہو گئی، ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہو گئے، ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہو گئے، ہمارے انڈیویجولز ہو گئے، ہمارے کارپوریٹ سوسائٹیز ہو گئے، ہمارے ہر لوگ جو لوگ پاکستان کی برانڈ امیج کو بہتر کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اس کو صحیح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، معیشت کو بہتر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح سے اس طرح کی سٹوریز آ کر یقین کریں بڑا دل خراب ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت کے باوجود بھی یہ اس طرح کے جو بلیک شیپس ہماری سوسائٹی میں بسے ہوئے ہیں
इन्होंने मुल्क की इज्जत को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। आलमी सतह पर बदनामी हो रही है, ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी उन अफराद के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं या ऐसे अफराद हैं उनकी बेखनी करनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का इमेज जो है वो किसी के भी हाथों इस तरह से ख़राब ना हो सके, और कोई भी इस तरीके से पाकिस्तान का अपना लेबल लगा के और जो है पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की इज़्ज़त को इस तरह से ख़राब कर सके। तो ये बड़ा हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट है। अब आप कुछ क्या कर सकते हैं सना, ये सिचुएशन ऐसी ही है, इस पे अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार से, हुकूमत से मुतालबा है कि इस तरह के मामलात को देखें। बहुत बदनामी हो चुकी है हमारे मुल्क की। एक बार फिर पाकिस्तान का रुख करते हैं और मौसम की बात कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा सना और अपना जो है मिजाज तब्दील कर रहा हूँ। जब मौसम की बात होती है, देखिए हंसी आ जाती है, हमें भी हंसी आ जाती है इस तरह की जब नेगेटिव खबरों के बाद ना हमें चेंज चाहिए। हमारा मुल्क की जो नॉर्दर्न एरिया है उसकी खूबसूरती कहीं नहीं मिलती आपको देखने में। और अगर मरी की बात करें नाज़रीन, मरी में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और सयाह बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान में वेकेशन का जब रुख करते हैं और ख़ासतौर पे पंजाब में उनकी रिहाइश होती है या पंजाब के दीगर शहरों या अजला से उनका ताल्लुक होता है तो मरी का रुख करते हैं और मरी जाते हैं। तो ऐसे में जो ट्रैफिक प्लान है वो डाइवर्ट किया गया है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह से मरी को मैनेज किया जा रहा है इस दफ़ा के हवाले से, क्योंकि सयाह बड़ी तादाद में आएंगे, डिसमैनेजमेंट ना हो। इसी पे बात करते हैं। नुमाइंदा 5 न्यूज़ उस्मान अली ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बताएंगे मरी से क्या ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है और कितनी तादाद में सयाह वहाँ पर पहुँच रहे हैं? वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल जी, मलका कुसार मरी में तवील खुशखसाली के बाद बिलाखिर कल बर्फबारी हुई है और बर्फ की वजह से यहाँ की जो रौनकें हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। बर्फबारी को देखने के लिए मुल्क भर से स्याहों की बड़ी तादाद मलका कुसार मरी का रुख करती है और जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई तो स्याह कुछ, क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ भी सर्दियों की जारी हैं, पूरे पाकिस्तान में ही जो है छुट्टियाँ हो चुकी हैं सर्दियों के हवाले से, तो कुछ स्याह तो पहले ही मरी में मौजूद थे क्योंकि इन दिनों में बर्फबारी होती है। तो जैसी बर्फबारी शुरू हुई तो उनके चेहरे देखने के काबिल थे, वो खुशी से झूम उठे, होटलों के कमरों से बाहर निकले और सेल्फियां बनाने शुरू कर दी और खूबसूरत नज़ारों को देखकर भरपूर तरीके से एंजॉय करते थे। ट्रैफिक के वाले से आपने बात की तो क्योंकि जैसे ही बर्फबारी का मौसम होता है तो अक्सर जो ज्यादा जो स्याह है उनकी कोशिश यही होती है कि हम बर्फबारी को देखें और लाइव बर्फबारी को एंजॉय करें। खैर पुलिस की जानिब से यहाँ पर आने वाले स्याहों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। इसी तरह मरी इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से आने वाले स्याहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर उनके लिए सहूलत टैक्स भी बनाए गए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर सेंटर भी बनाए गए हैं ताकि आने वाले मेहमानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़े तो उसको फुल फौर उनकी मदद की जाए। तो इस वक्त जो है मरी में क्योंकि कल बर्फबारी हुई है तो आज सुबह के वक्त ही धूप निकली हुई थी और खूबसूरत मौसम है, लेकिन धूप भी जब बर्फबारी में निकलती है तो उसका अपना ही नज़ारा होता है। तो क्या बात है उस्मान, बहुत नज़ारे तो हम बराह रास्त भी देख रहे हैं, लेकिन ये गुज़िश्ता रोज की फुटेज है और आप देखें कि यकीनन उस्मान ये भी बताएं कि अभी भी यही मनाजिर होंगे, बर्फ पड़ रही होगी और हमें तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा, आपने काफ़ी डिटेल में तफसील से बताया, ये बताइए कि जो ट्रैफिक ऑफिसर हैं उन्होंने ये कहा है एहतियाती तदाबीर ऑब्वियसली इख्तियार करना चाहिए, तो वहाँ पे जो लोग हैं स्पेशली जो फोर व्हीलर्स हैं तो उनको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा अपनी गाड़ी, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब बर्फ़बारी होती है शदीद तो गाड़ियाँ स्लिप हो रही होती हैं, तो इस तरह का कोई खुदा न खासा हादसा तो रूनुमा नहीं हुआ और उसकी सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि जाहिर सी बात है सयाह की एक बड़ी तादाद इस वक्त मरी का रुख करी, जैसे कि आपने कहा कि इस साल की पहली बर्फबारी गुज़िश्ता रात से शुरू हुई है। जी देखिए, जब सयाह आते हैं तो थोड़ा सा एक तो जो मैदानी इलाकों की ड्राइव होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, जो पहाड़ी इलाके की ड्राइव गाड़ी की होती है वो थोड़ी अलग होती है, और ख़ास तौर पर जब बर्फबारी का मौसम होता है तो वहाँ पर रोड पर फिसलन होती है। तो गाड़ी के टायर पर इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब आप मरी की तरफ आएँ तो गाड़ी के टायर पर चैन लगाएं और गाड़ी का जो फ्यूल है उसे भर कर लाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वक्त ऐसा होता है कि बर्फबारी के बायस रोड्स बंद हो जाती हैं तो गाड़ी को आप जो है ना उसको ऑन करके रखना पड़ता है। तो गाड़ी का फ्यूल जो है उसको अच्छी तरीके से चेक करें और साथ जब
آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, آپ خود بھی ہوتے ہیں, تو آپ ان میں اپنے ساتھ گرم ملبوسات ضرور رکھیں, خشک میوہ جات جو ہے وہ ضرور رکھیں. لیکن انتظامیہ جہاں پر موجود ہے اتنی سخت سردی کے اندر, ٹریفک پولیس کے اہلکار, اس کے علاوہ پولیس, سول ڈیفنس اور دیگر جو ملازمین ہیں, محکمہ ہائی وے کے ملازمین ہیں, وہ آن روڈ ہیں اور سخت سردی میں سیاحوں کی سہولت کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور آنے والے سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اچھا عثمان, یہ بتائیں, ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ ناگہانی آفتیں دیکھیں اور ڈس مینجمنٹ دیکھا, تو اس سال کا اگر بتائیں ہمیں تو اس حوالے سے جو وہاں کی انتظامیہ ہے انہوں نے کیا بہتر انتظامات کیے گئے ہیں, کس طرح سے کیمپس بنائے گئے ہیں, راستوں کو کیسے بہتر کیا گیا ہے, لائٹس کیا پراپر لگائی گئی ہیں, تاکہ کیونکہ فوگ ہوگی, مری ہوگی, آپ کو پتہ ہے آگے کے راستے نظر نہیں آتے, تو اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی گئی ہے یا وہی معاملات چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے؟ دیکھیں ابھی جو نا سیاحوں کی سہولت کے لیے مختلف پوائنٹ, میں نے آپ کو بتایا 7 پوائنٹ جو ہیں مری کے اندر بنائے گئے ہیں تاکہ سیاحوں کو کسی بھی مشکلات کا کوئی سامنے, اگر اس طرح کی کوئی جیسے پہلے ایک سانحہ پیش آیا اس کے رکھتے ہوئے 1112 نے یہاں پر بڑی اچھی یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام محکمے جو ہیں ہمیں یہاں پر ہائی الرٹ دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر صرف پاکستان سے سیاح یہاں پر برفباری کو دیکھنے, یہاں کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے, باہر کے ممالک سے بھی یہاں پہ لوگ کافی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں کے آ کے خوبصورت موسم کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن اس سانحے کو دیکھتے ہوئے ایک اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. اس دفعہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ڈی سی جو آغا شرازی صاحب ہیں وہ خود ہم نے آن روڈ دیکھے ہیں, سی ٹی او صاحب جو ہے ہم نے ان کو دیکھا کہ جیسے ہی برفباری شروع ہوئی تو انہوں نے تمام جتنے ٹریفک وارڈن ہیں ان کو دیکھا اور روڈ پر جو ہے خود چکر لگایا اور ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ روڈ صاف ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھا اسٹیبل چل رہی ہے. ابھی کیونکہ کنٹرول رش بھی ہے سیاحوں کا, کیونکہ برفباری کل پڑی ہے اور ابھی تو جو ہے برفباری مزید پڑنی ہے, تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد آئے گی, کیونکہ آگے جو ہے 25 دسمبر بھی ہے, پھر نیو ایئر نائٹ بھی ہے, تو یہ انتظامات سارے دیکھتے ہوئے اس چیز کو بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور سیاحوں کو بھی بار بار یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ جب مری کی طرف آئیں تو سیفٹی جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے مری کی طرف آئیں. اچھا عثمان, آپ نے 25 دسمبر کا ذکر کیا, آپ نے نیو ایئر نائٹ کا ذکر کیا, یہ بتائیے کہ مری کا مزاج کیسا ہے, مری میں نیو ایئر نائٹ میں کیا سیلیبریشنز ہوتی ہیں, کوئی خاص قسم کا فائر ورکس کیا جاتا ہے, کس طریقے سے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں مری میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے قدرت کی طرف سے, جب ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا کہ جب نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے 12 بجتے ہی روئی کے گالے اترتے, تو وہ ایک مناظر جو ہے میں پچھلے 3-4 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں, وہ ہمیں جو نا ایک نیچرل چیز ملتی ہے. باقی شہروں میں تو نیو ایئر نائٹ پہ جو نا آتش بازی کی جاتی ہے, کچھ اللہ گلا کیا جاتا ہے, لیکن مری میں ایک الگ سسٹم ہوتا ہے مری میں, کیونکہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد مری پہ آتی ہے اور تمام لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں نا مری میں جو موجود ہوتے ہیں 12 سے پہلے جو نا وہ مار روڈ پر آ جاتے ہیں. مار روڈ جو ہے کھچا کھچ بھر جاتی ہے اور ایک خوبصورت جو ہے نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح 25 دسمبر کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو پتا پاکستان کے اندر جیسے کرسچن ہیں اور مذہب ہے, کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے یہاں پر ان کی ایک عید کا جو تہوار ہوتا ہے, اس حوالے سے بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں. ان کا ایک چرچ ہے مری کے اندر, وہاں پر آ کر اپنی جو ہے عبادات کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی کافی لوگ جو ہے مری میں آتے ہیں. تو مری کے اندر جو ہے ابھی یہ جو ٹائم ہے یہ سیاحوں کا ٹائم ہے, یہ جنوری 10 تاریخ تک جو ہے یہاں پر مری جو ہے مکمل طور پر پیک ہے. ٹھیک ہے عثمان, آپ ہمیں بڑی تفصیل سے مری کی سچویشن کے بارے میں بتا رہے تھے. وہاں پہ برفباری بھی شروع ہو چکی ہے, سیاح کی بھی بڑی تعداد نے رخ کر لیا ہے مری کا. بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. آپ کا دل چاہ رہا ہے, میرا لٹرلی میرا دل چاہ رہا ہے. سوالات سنا کے تھے کہ نیو ایئر نائٹ میں کیا ہوگا, تو مجھے لگ رہا ہے آپ کی پلاننگ تو نہیں کہ مری جانے کا. نہیں لیکن صحیح ہے, لیکن صحیح بات ہے, ہم دوسرے شہروں میں تو ہم فائر ورکس کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی جو ہے وہاں پہ برفباری وہ روئی کے گالے کی طریقے سے, بڑا مجھے واقعی سن کے مزہ آ رہا تھا اور لٹرلی میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں کی جو برفباری کو انجوائے کریں. ہم نے پلان کیا کہ ہم وہاں جا کر شو کریں گے. ہماری ابھی ہم سوچ رہے تھے بریک میں کہ کیوں نہ ہم نیو ایئر کے لیے وہاں پر شو کرتے ہیں, اور جو ہمارا 1 جنوری 2025 کا ویک اپ پاکستان ہوگا ہم آپ کو مری سے دکھائیں گے. تو یہ ابھی ہماری آپس کی یہ پلاننگ ہے, ابھی ہم ٹیم سے بات کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہاں سے ہمیں اپروول ملتا ہے. یعنی بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں پاکستان کی, اور
लोग जोग दर जोग जो है इस वक्त रुख कर रहे हैं मरी का, क्योंकि विंटर ब्रेक भी है और बच्चों को, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं विंटर ब्रेक के लिए, स्पेशली क्योंकि उन्हें स्नोफॉल देखने का बड़ा शौक लेकिन होता है। सना एक चीज़ है कि हमें ये तो कंट्रोल करना होगा कि हमें टूरिस्ट कंट्रोल करने होंगे, कैपेसिटी एक जगह की, और वहाँ पर अगर हम इतने ज़्यादा लोग बुला लेंगे तो मैनेजमेंट नहीं कर सकती कुछ, फिर प्रोग्राम सारा आपका डिसमैनेज होगा, चाहे ट्रैफिक हो, आपके होटल्स का सिस्टम हो, आपका गुजर बसर हो, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। हाँ प्रोग्राम तो फिर बढ़ जाएगा, ऐसा ही है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे नाज़रीन, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आपको बताएंगे कि ये एक बहुत सीरियस इशू है। बहुत से लोग हैं जो कि ड्राइव तो करते हैं बट उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए हुए हैं, उसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी बिल्कुल लेकर ना निकलें घरों से, आप पहली फुर्सत में अपने लाइसेंस बनवाएं ताकि आपकी ज़िंदगी और आपके गिरदोनवा में जो लोग भी आपके साथ रहते हैं या आपके साथ आप सड़क पे निकलते हैं तो इर्द गिर्द के लोग उससे आपकी गफलत से या आपकी मिस्टेक से जो है नुकसान उनको ना पहुंच सके। बिल्कुल दुरुस्त बात करिए सना, और दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और जो महकमा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का है कि जो लर्निंग बनाकर पूरा साल 10 साल से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चला रहे हैं, और गलत बात है। इससे होता ये है कि आप जो वायलेशन है वो उसकी तो कर ही रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। दूसरा जो नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 18 साल से कम के बच्चे हम ट्रैफिक पे देखते हैं, बिल्कुल गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, वालिदैन और घर वाले कहते हैं भाई घर में कोई मैनेज करने वाला नहीं है, हमने इनको सिखा दिए, अब ये सब कुछ मैनेज करते हैं। बेशक आपने अपनी तो आसानी कर ली है, लेकिन बच्चे के लिए भी एक प्रॉब्लम ये है कि कराची जैसे शहर में इतना ट्रैफिक होता है, ख़ास तौर पे आपने देखा है कि रोज़ हम कोई ना कोई हादसा देख रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो अमवात हो रही हैं या जो ज़ख्मी हो रहे हैं वो मोटरसाइकिल सवार हो रहे होते हैं। उसमें होता ये है कि जो ना तजर्बेकार लोग होते हैं वो सही से अपने आप को मैनेज नहीं करते राइडिंग के हवाले से, और तेज़ राइड कर देना, फिर लेन का इख्तियार नहीं करना। अब हुकूमत पे हर चीज़ डाल देना वो भी बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट ने 3-4 साल पहले शाहराह फैसल पे एक ट्रैक बनाया था कि जी मोटरसाइकिल सवार जो इधर चलेंगे, आज तक मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार चल रहे हो। पूरी जगह पे वो स्प्रेड किए हुए होते हैं, और वहाँ पर इनफैक्ट जो मोटरसाइकिल वालों के लिए जगह बनाई है वहाँ पर आपको जो है वो 4 व्हीलर्स वाले नजर आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ ट्रैफिक कवानीन है उस पे आप देखें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही होती है, और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा होता। दूसरी एक अहम बात कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, आप रक्शे चला रहे हैं, आप कोई भी जो है व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये एक क्राइम है, ये पनिशेबल ऑफेंस है, और इसके खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन होना चाहिए, क्योंकि ये आप जो वायलेशन कर रहे हैं कवानीन की, तो इसके खिलाफ अगर आप नहीं इसको कंट्रोल करते हैं तो इसका नुकसान काफ़ी लोग भी उठाते हैं। और आपको एक और चीज़ है कि हर मुल्क का देखिए एक अलग निज़ाम होता है। जैसे आपने शाहराह फैसल की बात की, बनाया भी क्या, लेकिन वही वाली बात है कि लोग उसको फॉलो नहीं करते। आपका मतलब एक ट्रैक बना हुआ है, आपका वो डबल रोड नहीं है, लेकिन आप वहीं से यू टर्न लेके आ रहे हैं, यानी आप एक सिविक सेंस होता है, सिविक सेंस है जो कि देखा ही गया है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें सिविक सेंस बिल्कुल, और यही लोग अगर बाहर ममालिक चले जाएं, दुबई चले जाएं, किसी भी फॉरेन कंट्री चले जाएं, तो यही सब अलिफ की तरह सीधे हो जाते हैं, ये चलान हो जाता है, और आप बहस भी नहीं करते, आप यहाँ बहस भी करते हैं और आप बड़ा प्राउडली रॉन्ग वेव से आ रहे होते हैं और अगले को आप जो है वो आंखें दिखा रहे होते हैं। बहरहाल इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर हैं शयान अली। शयान अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शयान बताइएगा कि अब क्या बात की जा रही है आईजी सिंध गुलाम मेमन के हवाले से, और इन्होंने ये नोटिफिकेशन के हवाले से भी बात की है, और इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, पकड़ धकड़ कब से शुरू होगी, और इससे क्या आपको लगता है कि जो कराची का ट्रैफिक है वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा? वालेकुम अस्सलाम जी। देखें, कराची में जो ट्रैफिक हादसा हैं जिसकी जद में जो है बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार जो ज्यादा जद में आ रहे हैं, जिसके बाद जो ये आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से जो है हिदायत जारी की गई है कि शहरियों की जो जानें ज़ाया हो रही हैं इस पर एक जो है परफॉर्मेंस दिखाते हुए इन्होंने जो है एक मुहिम चलाई है, आगाही मुहिम, जिससे जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जो ट्रैफिक सेक्शन हैं वहाँ पर इनकी जानिब से जो है कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पे जो है पुलिस एहलकार मौजूद है, उनकी जानिब से स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है और अवेयरनेस पे जो है वहाँ पे
आगाही के तौर पे जो है वहाँ पे ऐलानात किए जा रहे हैं कि शहरियों को अपने मोटरसाइकिल सवार पे जिस तरह हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो कोई जानी नुकसान ना हो। तो इस तरह के साथ साथ जो कारों के लिए भी जो है अहकाम जारी किए गए हैं कि वो हेड और बैक लाइट्स को जो है वो ठीक से इस्तेमाल करें ताकि जहां पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो है हादसा पेश आ रहे हैं वो भी पेश ना है। और तो इस तरह के जो ये मुहिम को चलाया जा रहा है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा की जानिब से कहा जा रहा है कि 10 रोजा ये मुहिम है जो कि चलेगी, जिसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी शहर में और उसके बाद जो है वो चालान भी किए जाएंगे ताकि शहरी जो है वो इस तरह के जो जिसपे वायलेशन की जो भी शिकायत होंगी उस पर जो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त जो है ये मुहिम चलाई जा रही है जिसमें जो है 10 रोजा की ये मुहिम है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो ये इस तरह के कैंप्स लगाए गए हैं। तो DIG ट्रैफिक की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बढ़ती शिकायत थी कि ट्रैफिक हादसा बढ़े थे और बड़ी जानें जो है ज़ाया हो रही हैं और आए रोज जो है इस तरह के वाकयात भी नजर आ रहे हैं कि हैवी व्हीकल्स के साथ साथ जो है वो मोटरसाइकिल जद में आ रहे हैं और मोटरसाइकिलों सवार जो है उनमें चाहे खवातीन हो मर्द हज़रात हो उनकी जानें ज़ाया हो रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो है हिकमत अमली बनाई गई है कि पहले जो है वो अवेयरनेस एक मुहिम चलाएंगे जिसपे जो 10 रोजा कैंप्स लगाए गए हैं, उसके बाद जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी। तो ये अभी मुहिम जो है चल रही है और इस दौरान जो है DIG की ट्रैफिक की जानिब से जो है मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा भी किया गया है और कहा जा रहा है कि जैसे ये मुहिम 10 रोजा जो शहरियों के लिए दी गई है उसके बाद जो है इस पर भरपूर कार्रवाई की जाएंगी और इस पर जो है भरपूर चालान भी किए जाएंगे। ठीक है शयान, ये बताइएगा कि आपने कहा कि 10 रोज़ा मुहिम इस वक्त जारी है अवेयरनेस के हवाले से, तो ये मुहिम किन किन इलाकों में हो रही है, किन जगहों पे हो रही है ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन सकें और उस अवेयरनेस प्रोग्राम को में पार्टिसिपेट कर सकें ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। दूसरी बात ये बताइएगा कि जो भी हमने जो फिजिकली विजिट किया है उस पर जो हमें नेशनल स्टेडियम के पास भी कैंप नजर आया है जिसके नीपा चौरंगी पर जो ट्रैफिक सेक्शन बना हुआ है ऑफिस, तो वहां पर भी हमें ये नजर आया है। जबकि सदर और दीगर इस तरह के मकामात जहाँ पे जो है वो ट्रैफिक की रवानी ज्यादा होती है, ज्यादा जो है वो शहरियों के आमतोरफ का सिलसिला जारी रहता है, वहां पर ये मुहिम चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है आगाही दी जा रही है। अच्छा शयान, अवेयरनेस कैंपेन तो चला दी है, ठीक है, पॉइंट टेकिंग शयान। और ये हकीकत भी इसी तरह है जैसे कि गुज़िश्ता रोज आयशा मंजिल के पास ही बताया जा रहा है कि बस की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जो है एक शख्स जांबाज वगैरह जबकि उसके साथ जो है वो जख्मी हो गया था। इससे कबल भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाकयात पेश आए तो जिसमें मोटरसाइकिल सवार जो है वो जख्मी आ गए। तो बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो है मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम चलाई जा रही है जिसके बाद जो है ये कार्रवाइयां की जाएगी। और बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार जो है साइड मिरर और उसके साथ जो है हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते जिसके बाद ये जो वो इस तरह के हादसात में इजाफा नजर आ रहा है और इसको रोकने के लिए जो ये आगाही मुहिम चलाई जा रही है। अब देखते हैं कि कितनी जो है ये फायदेमंद साबित होती है। अब तक जो है वो आगाही मुहिम चल रही है, उसके साथ साथ जो है वो कहा जा रहा है कि जैसे ही आगाही मुहिम खत्म होगी उसके बाद जो है भरपूर चालान किए जाएंगे क्योंकि वार्निंग दी जा रही है 10 रोजा मुहिम चल रही है, उसके बाद भरपूर कार्रवाइयां की जाएंगी। जी अच्छा शयान, अवेयरनेस कैंपेन की आपने बारहा बात कर दी, अब ये बताइए कि महकमे की तरफ से कोई इस पे बात कर रहा है कि जब आप पकड़ धकड़ करेंगे जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए तो ड्राइविंग लाइसेंस पे रश बढ़ेगा आवाम का, और हमारे पास महदूद फ्रेंचाइजेस हैं या महकमे या सेंटर्स बने हुए हैं जो आवाम की खिदमत के लिए बनाए गए हैं, बहुत महदूद हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या होगा या इस कैंप में ये वाला सारा अमला काम करेगा? इस हवाले से कुछ कह रहे हैं ट्रैफिक वार्डन या इनके जो महकमे के ऑफिसर्स हैं? जी रोहेल, देखिए ट्रैफिक के हवाले से जो है शहर में जो इस तरह के लाइसेंस ब्रांचेस बनाई गई हैं इनमें भी इजाफा किया है। इब्तदाई तौर पे जो है कलेक्शन में एक लाइसेंस ब्रांच बनाया गया था जबकि अब जो है इसको मजीद फैलाता जा रहे हैं। कोरंगी में भी जो है बनाया गया है, उसके साथ साथ जो है नाजमाबाद में भी एक इस तरह का जो है ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर मौजूद है और मजीद जो है छोटी छोटी सी मोबाइल भी जो है वो खड़ी की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में ताकि शहरी जो है ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, क्योंकि अगर हादसा भी इस तरह के होते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है अमूमन लोगों के पास नहीं होते जिसके बायस जो है वो इस तरह के हादसा में इजाफा होता है और उनमें जो है फिर केसेस भी किए जाते हैं। अगर से आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो रहा है और आपसे कहीं गलती भी हो जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है बड़ा फायदेमंद होता है, जिसके लिए जो है वो कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर बनाए गए हैं। उसके साथ साथ छोटी छोटी मोबाइलें भी जो है वो खड़ी की जाती हैं जिनमें हाईरूफ्स और स्टाफ मौजूद होता है और वो हाथ के हाथ जो है लर्निंग लाइसेंस बना के देते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको परमानेंट लाइसेंस बनाना होता है तो उसका जो एक टाइम पीरियड होता है कि इनिशियल पहले लर्निंग लाइसेंस जो है वो 42 डेज का बनता है, उसके बाद जो है आप अपना परमानेंट
लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अभी इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि लाइसेंस तो ब्रांचेस में जो काम किया जा रहा है उसके साथ साथ ये भी किया जा रहा है कि अगर से किसी का चालान होता है शहर में वायलेशन पे, तो वो हाथ के हाथ जो है चालान भी पे कर सकते हैं। वहीं खड़े खड़े अगर अपने डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं और इस दौरान जो है इजी पैसा और उसके साथ जो है मुख्तलिफ ऑनलाइन जो सर्विसेज है उसके थ्रू अगर अपने या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अगर चालान पे करें तो वही खड़े खड़े अपने डॉक्यूमेंट जो ट्रैफिक एहलकार हैं और अफसरान है उससे वसूल भी कर सकते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ये अच्छा इकदाम है कि डिजिटल दौर में भी जा रहे हैं और अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं। अब देखना ये है कि शहर में जो है कितने ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं या फिर जो ये डिजिटल सर्विस है इनकी कितना फायदेमंद होती है। मगर ये है कि साथ में ठीक है शयान, एक सवाल आपने, हैं रोड है उनकी जो खस्ता हाल है वो उस पर भी फोकस करना चाहिए, उस पर भी सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि अमूमन जो है शहरियों की जानिब से कोशिश की जाती है कि जो खराब रोड है वहाँ से गुरेजते हैं या फिर बंदे इसी वजह से जो इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जो ये हादसात में इजाफा हो रहा है। तो शहरियों की जानिब से कहा जाता है कि अगर सड़कों की तामीरात का काम जो है मुकम्मल हो, जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी रोड की बात करें तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो कई अरसे से जो है इनकम्प्लीट है और मुसलसल उसका काम चल रहा है, तो जिसके बाद उस रोड पे ट्रैफिक भी जाम होता है और ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होता है। ठीक है शयान, आपने काफ़ी डिटेल में बात की, आपने बताया कि ट्रैफिक हादसा के हवाले से बात की, आपने कहा कि सड़कों का भी मामला है, लेकिन आप एक बात ही बताइए कि जो आपने कहा कि जी हेलमेट नहीं लोग पहनते, साइड मिरर्स नहीं होते, लेकिन हमने ये भी देखा, आपने भी देखा होगा, आप भी सड़क पे निकलते हैं कि मेजॉरिटी 95% जो है वो जो बाइक्स हैं उनकी ना बैक लाइट होती है ना फ्रंट लाइट होती है। तो इसके हवाले से भी अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि ये भी हादसे की बहुत बड़ी वजह बनते हैं, क्योंकि जो स्पेशली जो गाड़ियाँ हैं उनको बहुत नज़दीक जाने के बाद पता चलता है कि जी सामने बाइक वाला है। तो ये चीज़ों को भी जो है मॉनिटर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हमने देखा स्पेशली जो यंग यूथ है हमारी, वो बाइक्स के ऊपर वो लेट के चला रहे हैं, खड़े होकर चला रहे हैं, इसके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विल्ली कहा जाता है जिसको हम अमूमन। जी हाँ जी, देखें इस तरह का वाकया एक अभी रहनुमा हुआ है कि कराची के इलाके कोजवे जो है कोरंगी वाला रोड है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मियाँ बीवी और एक बच्चा जो है वो जा रहे थे, सर्दी का मौसम था और वो अपने रिश्तेदारों के घर से होते हुए जो है अपने घर जा रहे थे कि इस दौरान वहाँ पे एक जो कोजवे रोड है वहाँ पे लाइट ना होने के बाद जो एक ट्रक जो है वहाँ पे खराब खड़ा था, जो कि मोटरसाइकिल सवार को नजर नहीं आया, और जैसे ही उनको नजर ना आने के बाद जो है वो वहाँ पे टकराया और इस दौरान जो है जो मोटरसाइकिल सवार शख्स था वो तो जहाँ हो गया, उसके साथ जो है चंद माह का बच्चा था वो भी जहाँ हो गया, जबकि जो खातून थी वो जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तो ये बात बड़ी जो है वो अहम है कि स्ट्रीट लाइट नहीं होती और जो गाड़ियों की लाइट नहीं होती तो वो भी जो है बड़े हादसा का सबब बनती हैं। तो उससे शहरियों को खुद भी चाहिए कि अपनी गाड़ियों के मेंटेनेंस जो है बर वक्त करवाएं, ताकि इस तरह की जो है वाकयात में न आए। अगर इस वाकये में ट्रक में लाइट होती या कोई भी इस तरह की इंडिकेशन होती कि सामने जो है गाड़ी खराब खड़ी है, तो वो शायद मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर लेते या फिर जो है वहां से साइड से गुजर जाते। तो ये भी बड़ा सबब बनता है और इस पे भी जो है काम करना चाहिए। इस पे जो शहरियों को खुद भी जो है इसको सोचना चाहिए, जो उनकी लाइट्स होती हैं फ्रंट बैक और या फिर जो है मिरर्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए, ताकि जो है इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। शयान, सीवीयू पे हम कराची में देखते हैं, सीवीयू पे हर संडे जो है ये बाइक वाले निकलते हैं और दन दनाते फिरते हैं। वहाँ पे हालांकि सिक्योरिटी भी होती है, पुलिस वाले भी खड़े हुए होते हैं, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है और आसानी से उनको जाने दिया जाता है। तो सख्ती नहीं हो रही होती हमारे महकमे की तरफ से, जब करनी होती है तो नहीं करते, जब करने पे आते हैं तो फिर इतनी करते हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो जाती है इन्हीं की वजह से। जी बिल्कुल रोयल, वो तो मनचले होते हैं और मनचले तो आपको पता है कि मनचलों को तो दुरुस्त करना पड़ेगा ना, ये हमारे रुकावटें सीवीयू में लगी होती हैं, उसके बावजूद भी वो जो वो अपनी रुकावटें क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। और इसी तरह उमूमन देखा गया है कि कराची में जो मनचले आए रोज जो है वीकेंड होता है, जिसमें हफ्ता इतवार की बात करें तो वो निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, जिसमें जो है अभी मनचले बेताब है न्यू ईयर के लिए, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, स्लेंसर निकलवा रहे हैं, वो उसकी प्रिपरेशन मनचलों की स्टार्ट हो गई। जो वो तेज रफ्तार से वहाँ पे चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, मुख्तलिफ इस्लाम की जो वो करतब दिखाते हैं। इस दौरान जो है वहाँ पे बड़े हादसा होते हैं, नौजवान जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है वहाँ पे जो कहा जाता है वहाँ पे शहरियों की जानिब से कि वहाँ पे पुलिस जो है खड़ी होती है, उनको चेक करती है, लेकिन चंद रुपयों के खातिर जो है फिर उनको इजाजत मिल जाती है और सीवीयू को जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो जाते हैं। जबकि अगर पुलिस अगर चाहे तो उसको बिल्कुल रोक सकती है, लेकिन पुलिस जो है वो चंद रुपये लेके रिश्वत लेने के बाद जो है उनको छोड़ देती है, जिसके बाद जो है वहाँ पे करते हैं। और ये आज का वाकया नहीं है, ये तकरीबन कई सालों से इस तरह चल रहा है और हर हफ्ता इतवार को जो है अमूमन हमें सीवीयू के मुख्तलिफ पट्टे जो
سی یو کی لائن سے روڈ ہیں وہاں پر جو ہمیں اس طرح کے منچلے دکھائی دیتے ہیں. اور عموماً ابھی جو نیو ایئر کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو اس پہ منچلے جو ہے خصوصاً اپنی بائکوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جیسے نیو ایئر آئے گا تو اس حساب سے وہ نکلیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس طرح کے باتیں. تو پولیس کو شروع میں جو ہے اس پہ حکمت عملی بنانی چاہیے اور رکاوٹیں حکمت عملی بنانی چاہیے. بہت شکریہ شایان علی آپ کی تفصیلات کا. ٹریفک کے معاملات کراچی کے حوالے سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ٹریفک قوانین مرتب کر لیے گئے ہیں. جن لوگوں کے لائسنس بنے ہوئے نہیں ہیں ان کو لائسنس بنانے پڑیں گے اور اب سختی سے ان سے نمٹا جائے گا. ناظرین کراچی کی ہی بات کر لیتے ہیں. ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کراچی کے شہر میں ایک جواں سالہ لڑکی کو اس کے اپنے گھر والوں نے اس کا ہیڈ شیو کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی پسند کی شادی کا اظہار کیا. ناظرین آج اس دور میں بھی اگر ہم اتنے بیکورڈ ہیں اور ابھی بھی اگر ہماری یہ سوچ ہے تو پھر آفرین ہے ہماری سوسائٹی پر, ان کی سوچ پر, کیونکہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے بھی عورت کو دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کا اظہار کر سکتی ہے. کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے پے در پہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, نظروں سے گزرتے ہیں. ہماری سماج میں ہمیں سننے میں آتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ بہت تکلیف دہ ہے. اس طرح کا فزیکل اور مینٹلی ٹارچر کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ بچیوں کو بیٹیوں کو پیار سے پھولوں کی طرح آپ رکھتے ہیں اور جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کا خواہش ہے اور یہ صنعت و اسلام کی بات کریں جو کہ ہمارا بہت پیارا مذہب ہے, شرعی معاملات میں ہمیں بڑی اجازت مل چکی ہے. آپ اگر اسلامی واقعات بھی دیکھیں تو جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں ان کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں جو خواتین کا کردار تھا, جس طرح سے ان کو فریڈم کے ساتھ آگے لے کے چلے اسلامی دائرے میں, وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو انسان کی بنیادی چیزوں میں سے ایک یہ چیز ہے کہ وہ اپنی زندگی کا انتخاب اپنی پسند سے کر سکتا ہے, چاہے کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو. آپ اپنی جبرن کیے ہوئے مسلط کیے ہوئے فیصلے نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے ہو گیا جس طریقے سے آپ جانور کو پیسے دے کے خرید کے لا کے اس کو قربان کر دیتے ہیں. خوددارہ سوسائٹی میں خیال کیجئے, بچیوں کی, ماؤں کے, بہنوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال کیجئے. آپ لوگ بچیوں کو پیار سے براٹ اپ کرتے ہیں, جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کی بات کر سکیں اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ سے کچھ بتا سکیں. میں تو دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بڑا پیارا ایک ماحول ہے. وہ والدین کو بتاتے ہیں کہ امی ابو ہمیں یہ لڑکا پسند ہے یا بھائی ہمیں یہ لڑکا پسند ہے, لیکن بھائیوں کی غیرت اس وقت گوارا کرتی ہے جب ان کی بہن کسی سے پسند کی شادی کی بات کرتی ہے. جو وہ دوسری بہنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے, اس کو چھوڑ دیں. وہ اپنی پسند کی رائے رکھ سکتے ہیں, اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں. ایسے گھرانے میں جہاں پر بچیاں پسند کی بات کر لیں تو وہاں پہ قرآن ہو جاتا ہے, وہاں قیامت برپا کی جاتی ہے, غیرت جاگ جاتی ہے فوراً. اور بہت غلط بات ہے. آپ اس کو پلیز صحیح کیجئے. اور یہ لوگ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں. آپ نے بچی کی جو ہیڈ ہے اس کو شیو کر دیا. آپ کیا مثال دے رہے ہیں؟ آپ کون لوگ ہیں